25 जून 1975 को देश के लिए ये काला दिन था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी, अर्थात आपातकाल लगाया था। और आज 51 वर्ष हो चुके हैं आपातकाल को। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपी कृष्ण नीमा जी मौजूद हैं। आइए सीधे बात करते हैं, जो कि इमरजेंसी के दौरान कारावास में गए थे, जेल गए थे और वहाँ पर कई प्रकार की बातें सामने आई थी। हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। भाई साहब, आज 51 बरस हो गए हैं आपातकाल को, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल था उस समय, क्या स्थिति? आज ही के दिन 51 साल पहले रात को 12 बजे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की अनुशंसा पे इस देश में आपातकाल लागू किया था। जैसे ही आपातकाल लागू हुआ तो देश के नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो गए। समाचार पत्र पर सेंसरशिप लागू हो गई और समाचार पत्र प्रकाशित जो होते थे वो अपने अपने जिले के जिलाधीश को प्रूफ बताया जाता था, वो ओके करता था, उसके बाद ही यह समाचार छपता था। पहले दिन हिंदुस्तान के कई अखबारों ने, जिस दिन 26 जून की सुबह कई अखबारों में संपादकीय बिल्कुल खाली बिना लिखा हुआ आया। कुछ अखबारों ने उसे पूरा काला कर दिया और कुछ अखबारों ने संपादकीय पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बना के प्रकाशित किया। प्रेस की सेंसरशिप लागू हुई, लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो गए। विपक्षी दल के लोग, हमारे जैसे कार्यकर्ता, बड़े नेता, ये सब जेल में बंद हुए और हिंदुस्तान की जनता खुली जेल में रहने लग गई थी। ये समझ सकते हैं अपन। भाई साहब, इसके पीछे क्या मंशा थी इंदिरा गांधी जी की, ये बताइए थोड़ा। इसके पीछे दो कारण थे। एक 1974 में गुजरात की चिमन भाई सरकार और छात्र नवनिर्माण आंदोलन और उन पे हुए अत्याचार पे सर्वोदयी नेता लोकनायक जयप्रकाश बिहार से चल के छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनकी अगुवाई की। पूरे देश में इस बात का उन्होंने जन जागरण किया कि ये कांग्रेस और इसकी सरकार निरंकुश होती जा रही है। दूसरा कारण उससे बड़ा ये था कि 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेपी सिन्हा और 71 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो, उसमें राजनारायण जी इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे लोकसभा का। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी, चुनाव याचिका। तो 12 जून 1975 को जेपी सिन्हा साहब ने, जस्टिस जेपी सिन्हा साहब ने एक निर्णय दिया और उसमें स्पष्ट कहा कि श्रीमती गांधी का चुनाव 1971 का अवैध है, वे संसद में रहने की योग्यता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने अपने चुनाव में शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया। अब जब ये निर्णय हाईकोर्ट इलाहाबाद का आया तो देश के तमाम विपक्षी दल श्रीमती गांधी से इस्तीफा मांगने लगे। वो एक नया मूवमेंट चालू हुआ। इधर गुजरात का जो आंदोलन था वो पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के नाम से पूरे देश में लोकनायक जयप्रकाश उस आंदोलन को चालू किया। दिल्ली में वोट क्लब पे एक बड़ी भारी रैली हुई जिसमें रामधारी सिंह दिनकर की कविता कि सिंहासन खाली करो अब जनता आती है, संपूर्ण क्रांति हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है, और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये सब देख के श्रीमती गांधी ने देश में संविधान की धारा अनुच्छेद 352 के तहत इस देश में आपातकाल की घोषणा की। सभी विरोधी लोग बंद हो गए। इसमें बात करें, इंदौर की बात करें या देश भर के जो बड़े लोग हैं, पहले तो आप देश भर के जो बड़े लोग थे, जो बड़े नेता थे विपक्षी दल के, वो कौन कौन जेल गए थे, और उसके बाद इंदौर की बात करें तो इंदौर से कौन कौन वरिष्ठ नेता गए थे जेल? देखिए, देश में शायद ही कोई राजनीतिक दल ऐसा था जो कम्युनिस्ट कांग्रेस का समर्थन करते थे। उनके नेता भी बंद थे, समाजवादी बंद थे, सब जनसंघ के सभी नेता बंद थे। अटल जी थे, अडवाणी जी थे, लालू प्रसाद यादव थे, चंद्रशेखर थे, तमाम नेता जो श्रीमती गांधी के विरुद्ध, चौधरी चरण सिंह थे, जितने लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ये सब लोग बंद हुए। इंदौर में तो विचित्र स्थिति बनी। हम लोग तो शुरू से कांग्रेस विरोधी मानसिकता के लोग रहे और कांग्रेस के विरोध में हमने काम किया, लेकिन इंदौर में जो लोग कांग्रेस का काम करते थे,
यूथ कांग्रेस के झंडे उठाते थे। उसमें सज्जन सिंह वर्मा हो, के मिश्रा हो, तुलसीराम सिलावट हो, सुरेश मिंडा हो, छोटू शुक्ला हो, ये ऐसे लोग हुए, केवल यादव हो, ये ऐसे लोग हुए जो कांग्रेस के नेता कहे जाते थे। ये भी विद्यार्थी नेता थे पर कांग्रेस के ग्रुप के थे। ये सब लोग भी हमारे पीछे पीछे जेल में बंद हुए। हम वहाँ इनको देख के आश्चर्यचकित होते थे कि भाई हम तो विरोधी हैं, हम बंद हुए उसका कोई गम नहीं, लेकिन तुम्हारी तो सरकार है और तुम बंद हुए। तो ये इस बात को दर्शाता था कि सेठी, शेखर और महेश जोशी, ये तीनों जो अभी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन इन तीनों की जो आपसी फूट, आपसी लड़ाई, आपसी ग्रुपबाजी में ये यूथ कांग्रेस के लोग जेल में चले गए थे। मतलब कांग्रेस में गुटबाजी उसके डीएनए में है, एकजुटता उस टाइम भी नहीं थी, तो इमरजेंसी में ये लोग बंद हुए। किस तरीके का माहौल था जब आप जेल गए, वहाँ पर आपको बंद किया गया, किस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए थे? जेल में तो जेल है, वो दुनिया उस चार दीवारी के बाहर नहीं है। समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना, समय से सोना, ये सब जेल में जो कितने दिन बंद रहे आप लोग? हम पूरा समय बंद रहे जब तक इमरजेंसी चली। फिर चुनाव हुए, चुनाव की घोषणा हुई और हम लोग बाहर छूटे। तो सवाल ये कि हम लोग को इसलिए मन में कोई तकलीफ नहीं हुई कि हमारे साथ कोई जवाबदारी नहीं थी, शादी ब्याह नहीं हुए थे, आगे पीछे कोई ऐसी फिक्र नहीं थी। लेकिन उन लोगों के हालात अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जो उनके पीछे उनका परिवार आश्रित था, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी थी, माता पिता थे, और कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति वो था जो जेल में था। तो उनको घर की चिंता 24 घंटे होती थी, वो लोग ज़्यादा परेशान होते थे। गोपी दादा, एक सवाल कि 51 बरस हो गए, युवा पीढ़ी को इमरजेंसी या आपातकाल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या इमरजेंसी या आपातकाल के संबंध में युवा पीढ़ी को बताया जाए कि किस तरीके से कांग्रेस या इंदिरा गांधी ने ये आपातकाल लगाया था? देखो, कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने लगाया वो अपनी जगह, लेकिन संविधान का मन मर्जी का उपयोग कोई सरकार, कोई पावर रूलिंग में हो, वो नहीं करे, ये हम सबकी निश्चित जिम्मेदारी है। और इसी के तहत अभी जो सेंटर में सरकार है, उनने आपातकाल को पढ़ाई में जोड़ा है। एक विषय 9वीं में, आपातकाल के 9वीं से के बाद के विद्यार्थियों को आपातकाल एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय में जोड़ा है। वो इसलिए जोड़ा है कि नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि मन मर्जी के परिणाम क्या होते हैं, संविधान का मखौल कैसे उड़ता है, संविधान का हत्या कैसे होती है, या नागरिक अधिकारों का हनन कैसे होता है। ये सब आने वाली पीढ़ी को मालूम होना चाहिए, जिससे भविष्य में वो जागरूक बने। क्योंकि आज का छात्र कल का नागरिक है, कल का मतदाता है, और परसों का वो देश चलाने वाला एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। तो वो अपने देश के बारे में, अपने देश के संविधान के बारे में जाने, इसलिए उसे पढ़ाई के विषय में रखा है और उसे आगे आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा। पर वर्तमान में हम और हमारी आने वाली पीढ़ी, वर्तमान में और भविष्य में इस तरह का कोई कृत्य कोई सरकार नहीं करे, ये हम सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए।